देखिए इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, एलसीएम लीजिए 3, 3 चौक 12, और यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा सीधा। 8i/3 प्लस 4/3 माइनस आई आ रहा है, ये हो जाएगा 13/3 और 4/3 में 3 एलसीएम ले लीजिए, 13 + 4 प्लस इन दोनों में 3 एलसीएम ले लीजिए, 8i - 3i आ जाएगा, और ये हल होकर आपके पास आ रहा है 14 और 13 और 4 17/3 प्लस 8 में 3 गया 5i/3। ये आपका a + ib की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप सीख गए होंगे अब तक कि हमें कुछ नहीं करना, केवल सिंप्लीफिकेशन करना है, और सिंप्लीफाई करते करते आपको उस उत्तर तक पहुंच जाना है जो आपको चाहिए। इसमें देखिए 11वां सवाल, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। कह रहे 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। अब आप जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना, उसका 1 बटा कर दीजिए। इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना 1/4 - 3। इसे हल करने के लिए अब हम आपको संयुग्मी के बारे में बता चुके हैं, तो इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लीजिए, मतलब अंश और हर दोनों में गुणा कर दीजिए। तो यह आएगा 4 + 3i बटे a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी 4 + 3i बटे 16 - 9i की घात 2, यानी 4 + 3i बटे 16 + 9, क्योंकि i² -1 हो जाएगा और वो -9 है तो प्लस हो गया, तो ये आएगा 3 + 4i 4 + 3i बटे 25, और a + ib की फॉर्म में लिखना है 4/25 प्लस 3/25। तो ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का तरीका है। बाकी के पार्ट आप इसके स्वयं करेंगे। अब हम 14वां सवाल देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा सवाल इस एक्सरसाइज का है। ये है 14वां सवाल। 3 + i वर्गमूल 5 3 - i वर्गमूल 5 बटा, देख के इसे डरने की जरूरत नहीं है, हम इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ये सवाल है 3 + i वर्गमूल 5 3 - i वर्गमूल 5 वर्गमूल 3 - वर्गमूल 2i माइनस वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल i वर्गमूल। इस तरह के जितने सवाल होते हैं जो बहुत बड़े से लगते हैं, इनको हम छोटे छोटे भाग में, पहले एक अंश हो गया एक हर हो गया, पहले अंश को अलग हल करिए, हर को अलग हल। अंश कैसे हल होगा, a + b a - b, ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये है आपके पास वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2i माइनस वर्गमूल 3 माइनस माइनस प्लस वर्गमूल 2, 9 माइनस i की घात 2 इंटू वर्गमूल 5 का वर्ग 5, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, ये वर्गमूल 2i जुड़ के हो जाएगा 2 वर्गमूल 2i। ये आपके पास हो जाएगा 9, और i² आप जानते हैं -1 होता है, तो ये आ जाएगा -1.5 गुणा 2 वर्गमूल 2i। तो कुल मिला के आ गया 9 + 5 बटे 2 वर्गमूल 2i, और थोड़ा सा हल करिए 14 बटे 2 वर्गमूल 2i, और थोड़ा सा हल कर लीजिए इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 बटे वर्गमूल 2। ना तो बटे में वर्गमूल छोड़ते हैं ना बटे में i छोड़ते हैं, तो हम क्या करें, इसको वर्गमूल 2i से ऊपर नीचे गुणा कर। जब i नीचे होता तो सीधे सीधे i से करिए, i² बनेगा उसको -1 लिख देंगे, और वर्गमूल 2 से करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 वर्गमूल 2i, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2, i गुणा i की घात 2, तो 7 वर्गमूल 2 बटे 2 i, और i² -1 होता है, आपका आंसर आ गया -7 वर्गमूल 2 बटे 2 i। ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट।
अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ये आपकी हायर स्टडी में भी काफी काम आता है। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो सम्मिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप है वो क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ी ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी। ये पी एक पॉइंट है एक्स, अगर ये दूरी r है और ये कोण थीटा है तो r कॉमा थीटा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं वो हम कार्तीय यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं समझिए थोड़ा सा। यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे, जैसे परपेंडिकुलर यानी लंब डालेंगे ये दूरी x हो जाएगी और ये y। यहां से आप साइन थीटा का मान निकालिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा निकालिए इस त्रिभुज में, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण x बटे r। यहाँ से आप देखेंगे तो y बराबर r साइन थीटा निकलेगा और यहाँ से आप देखेंगे तो x बराबर r cos थीटा निकलेगा। तो पोलर फॉर्म अगर मैं x, y की बात करूं तो ये बदल जाएगा r cos थीटा, r sin थीटा। ये किसी बिंदु का ध्रुवीय रूप है। आप जानते हैं प्रत्येक बिंदु को मैं सम्मिश्र संख्या में परिवर्तित कर सकता हूं, जैसे z बराबर मैं लिख सकता हूं x प्लस आई वाई, लेकिन x का मान तो r cos थीटा और y का मान r sin थीटा है। अगर मैं इसे ध्रुवीय रूप में लिखता हूं तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, ये इसका ध्रुवीय। तो x प्लस आई वाई बराबर r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, जहां पर ये कौन सा रूप है कार्तीय रूप और ये कौन सा रूप है ध्रुवीय। ये x और y निर्देशांक है, r क्या है बिंदु की, या अगर मैं कहूँ दूसरी भाषा में तो r तो z का मापांक है, और थीटा क्या है x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव। अब ये जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव है इसको आपको समझना है। जो प्रश्न गलत होता है वो इसी की वजह से होता है। देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको तो आप नोट कर ही लेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कोई सम्मिश्र संख्या से निरूपित बिंदु, क्योंकि चतुर्थांश 4 होते हैं तो वह इन 4 में से किसी एक चतुर्थांश में हो सकता है। एक्स वाई में नहीं लिख रहा हूं, आपको समझदार है। हो सकता है बिंदु इस चतुर्थांश में हो सकता है बिंदु इस चतुर्थांश में हो सकता है बिंदु इस चतुर्थांश में हो, ये भी हो सकता है बिंदु इस चतुर्थांश। जो बिंदु है वो इन 4 में से किसी एक चतुर्थांश में होगा। अगर मैं मूल बिंदु से इस बिंदु को मिलाऊं और ये बिंदु मैंने इस प्रकार लिया है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी हर केस में r यानी निश्चित बिंदु घूम रहा है, तो ये 4 अलग अलग सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित करेगा। इसमें x और y दोनों धनात्मक होंगे, इसमें x ऋणात्मक y धनात्मक होगा, इसमें x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक होगा, और ये चतुर्थांश जो चतुर्थांश है इसमें x ऋणात्मक और y धनात्मक।
यहाँ पर जो कोण बन रहा है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनेगा ये कोण, यहाँ एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनेगा ये कोण। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज, और ये कोण बनेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ये तब बनेगा जब मैं जो कोण है थीटा का मान 0 से 2 पाई के बीच में। यहां पर एक शब्द का प्रयोग होता है z का आयाम, या दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z थीटा। ये थीटा है और ये थीटा। इसका एक दूसरा नाम भी होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। कुछ बुक में ये ऐसे आर्ग्यूमेंट ARG ऑफ z, इसका मतलब भी थीटा ही होता है। अगर मैं इस थीटा को ये मानूं कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी थीटा है वो -पाई से बड़ा है और पाई से छोटा, यानी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि थीटा का मान पाई से बड़ा है -पाई से, और पाई से छोटा है। तो -पाई यहां से कोण बनेगा, नीचे की तरफ जब हम क्लॉकवाइज बनाते हैं तो ऋणात्मक कोण बनता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं तो धनात्मक कोण बनता है। यानी घड़ी के घूमने की सुइयों की उल्टी दिशा में जब चलेंगे तो एक्स अक्ष धनात्मक कोण बनता है, और इस दिशा में चलते हैं तो ऋणात्मक कोण बनता है। यानी ये जो कोण बनेगा ये ऋणात्मक कोण। ऐसे ये कोण यहां से बनेगा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से ये। तो मैं हमेशा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है इसको -पाई से +पाई के बीच में ही मानकर चलूंगा। इसको हम कहते हैं मुख्य मान। या प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी हम सवाल हल करेंगे हम कोण को या तो प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश होंगे तो थीटा धनात्मक लेंगे, और जैसे तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा हम थीटा का मान ऋणात्मक लेंगे। उसके लिए आप मान कर चलिए कि जो किताब वाले उन्होंने माना है और स्टैंडर्ड भी यही है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का आर्गुमेंट -थीटा से बड़ा होगा और थीटा से छोटा होगा। कुछ बुक में 0 से 2 पाई दे रखा है, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही वर्क कर रहे हैं तो इसमें हम यही मानकर चलेंगे कि ये आर्गुमेंट -थीटा से +थीटा। सवाल ये उठता है कि आर्गुमेंट निकलेगा कैसे। अब प्रश्न ये आ जाता है क्योंकि हमने कहा था x बराबर है r cos थीटा और हमने कहा था y बराबर है r sin थीटा। अगर दोनों को वर्क करके जोड़ लोगे जोड़ोगे तो x का वर्ग y का वर्ग दोनों को जोड़ दोगे तो RHS में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ये आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है r स्क्वायर डॉट। तो ये कितना आ गया आपके पास r स्क्वायर, और r बराबर आ गया वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस तरह से जब हमें कोई सम्मिश्र संख्या दी होगी z बराबर x प्लस आई वाई, तो हम उसे मान लेंगे x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, और एक बार इन दोनों को वर्क करके जोड़ेंगे तो r निकल आएगा,
और अगर थीटा निकालना होगा तो हम दोनों को भाग कर देंगे। किससे किसको भाग करेंगे? y को x से भाग कर देंगे, तो आएगा r साइन थीटा बटे r कॉस थीटा, और यहां से tan थीटा बराबर y बटे x। या तो हम इस तरह से थीटा का मान निकाल लेंगे इस समीकरण से। तो एनसीईआरटी ने जो कहा है वो इसने थोड़ा सा अलग तरीके से कहा है। एनसीईआरटी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आप ऐसा करो, साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा? y बटे r, और इस समीकरण से cos थीटा का मान x। अब आपको इन दो समीकरणों में थीटा का वो मान ढूंढना है जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करता हो, पहली स्थिति, और यानी थीटा का मान दोनों समीकरणों से एक ही निकल कर है। और दूसरी स्थिति है कि वो मान माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। ये दो बातें आपको याद है। पहली बात, दोनों समीकरणों से थीटा का मान एक समान निकल के आएगा। बात नंबर दो, जो मान निकल कर आएगा वो माइनस थीटा से प्लस, वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ही होना चाहिए, तभी हम उसको आर्ग्यूमेंट कहेंगे, वरना हम उसको आर्ग्यूमेंट नहीं कहेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसका प्रयोग कर पाएंगे।